खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही एक जमाना है। ये पंक्तियां उन लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं जो जिद करते हैं जीतने की, जो जिद करते हैं कुछ कर गुजरने की, जो जिद करते हैं कुछ बदलने की। वैसे तो हर व्यक्ति अपने जीवन में जीतना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन जीतता वही है जिसने भीड़ से अलग हटकर कुछ करने की ठानी है। आज आपको एक शख्स की कहानी बताएंगे जिसने एक जिद की, खुद को जीतने की, और उस जिद को पूरा भी किया। मिर्जापुर के एक छोटे से गांव चिलबिलिया के रहने वाले अरविंद चतुर्वेदी पेशे से एक पत्रकार है जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अरविंद चतुर्वेदी वर्तमान में इंडिया न्यूज चैनल में बतौर चैनल हेड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खबर यूपी से खास बातचीत के दौरान अपनी पत्रकारिता के शुरुआती दिनों के संघर्ष की कहानी को साझा किया। विवेक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं थी। हमेशा ढेर सारी कठिनाइयाँ थी, लेकिन रास्ते भी उसी में से निकलते थे। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं बहुत पढ़ने में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे चीज़ों को करना आता था। मतलब अगर कोई जिम्मेदारी मैं लेता था तो उसको पूरा करता था। ये मैंने अपने परिवार से, अपने पिता से और अपनी माँ से सीखा था, अपनी दादी से सीखा था, क्योंकि मैंने उनको हमेशा लड़ते हुए देखा, बड़ा संघर्ष करते हुए देखा। तो कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैंने जब एमए ख़त्म कर लिया तो मेरे मन में दो चीज़ों का बड़ा शौक़ था। एक तो लीडरशिप की क्वालिटी थी, मैं हमेशा लीडर बनने के बारे में सोचता था, लगता था कि नहीं, मैं लीडर बन सकता हूँ। दूसरा मेरे मन में था कि मैं चीज़ों को बाहर लाना चाहता था। तो उसमें ये ऐसा एक संयोग हुआ कि मेरे जो बड़े भाई हैं विभूति, जो कि बड़े पत्रकार हैं, बहुत ही विद्वान हैं, वो दिल्ली में थे। वो यूएनआई में थे, एजेंसी थी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में थे, तो वो दिल्ली में रहते थे। तो जब मेरे मन में ये हुआ कि नहीं, मुझे पत्रकार बनना है, तो मैं यहाँ से दिल्ली चला गया। जैसा मैंने कहा कि कठिनाई बहुत थी और शायद भैया नहीं होते तो मैं शायद पत्रकार नहीं बन पाता, ये आसान नहीं था। उस दौरान पिताजी के एक मित्र थे जिन्होंने मुझे मदद की पहली नौकरी पाने में, क्योंकि पत्रकारिता में बहुत सारे विद्वान लोग रहे होंगे, बट आप कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा मायने रखता है। तो वो पहली नौकरी मुझे अजीत अंजुम के साथ काम करने का जो मौका मिला था, पहली नौकरी मेरी शुरुआत वहीं से हुई। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब आप बहुत कुछ बेहतर कर रहे होते हैं, मगर उसके बाद भी आपके काम को नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है। ऐसी स्थिति में आपके सामने एक घना अंधेरा होता है जिसमें इंसान या तो खो जाता है या फिर अपने जिद से उन अंधेरों में भी रोशनी को ढूंढ लेता है। वास्तव में ये समय इंसान के उत्थान और पतन का समय होता है। ऐसी ही विकट स्थिति अरविंद के सामने आई, जो अरविंद चतुर्वेदी के लिए अकल्पनीय और अविश्वसनीय थी। इंडिया टीवी में जब मैं आया तो रजत शर्मा वहाँ पे उसके मालिक थे, मैनेजिंग एडिटर थे, यानी सब कुछ थे वो। और उसके अलावा एक जिसको कहते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क मिला, आपको सीखने और समझने का मौका मिला। रजत जी की एक विशेषता ये थी कि वो लोगों से काम कराना जानते थे, और दूसरी सबसे अच्छी बात थी कि खबरों की समझ और खबरों को कैसे बड़ा करना है, कौन सी खबर हमें कहाँ लेके जाएगी, ये सारी चीज़ों की बड़ी अच्छी समझ मुझे जो है इंडिया टीवी में मिली। उस दौरान मैंने बहुत बड़े बड़े इवेंट कवर किए। मैंने विधानसभा का इलेक्शन कवर किया, हमने 2009 का लोकसभा का इलेक्शन कवर किया। उसके बाद मैंने पार्लियामेंट कवर किया। उसके बाद मैंने मुजफ्फरनगर दंगा, मेरठ दंगा और बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ की। तो एक बड़ा एक्सपोजर मिला। और कुछ स्टोरीज़ तो ऐसी थी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी चर्चा हुई, उसमें एक स्टोरी की मैं चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा।
निठारी कांड दुनिया भर के लोगों ने देखा, उसकी भयावहता को महसूस किया। निठारी कांड में मैं पूरे देश का एकमात्र ऐसा रिपोर्टर था जिसने सुरेंद्र कोहली की मां और पत्नी दोनों का इंटरव्यू किया था। उसकी जो एक आयु थी उसका एकमात्र मैं रिपोर्टर था जिसने मैंने इंटरव्यू किया। आरसी को मुझे कवर करने का बहुत नज़दीक से मौका मिला, मैंने उन सारे तथ्यों को बहुत नज़दीक से देखा। कौतरोकी का बेटा भारत में था, दुनिया को सबसे पहले बताने का काम हमने किया कि कौतरोकी का बेटा ललित होटल में रह रहा है, भारत में रह रहा है। बहुत बड़ी स्टोरी थी। उसके अलावा जिस स्टोरी की पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई, एक स्टोरी थी जहर जंक्शन के नाम से, इंडिया टीवी पे हम लोगों ने उसको चलाया था कि कैसे पोस्टर कलर से कॉफ़ी बनाई जाती है और वो कॉफ़ी जो है कैसे स्टेशन पे बेची जाती है। इस स्टोरी की चर्चा लंदन तक में हुई, उसका मुझे पुरस्कार भी मिला। तो ज़िंदगी चल रही थी, आगे बढ़ रही थी और मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे पत्रकारिता में कुछ विशेष करना है, कुछ आगे बढ़ना है। इसी दौरान मैं मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, उस दंगे को कवर करके वापस लौटा था और अच्छी रिपोर्टिंग की थी, बहुत सारी अच्छी स्टोरीज़ की थी, मुझे याद है। तो ऑफिस की तरफ से मुझे एक संदेश मिला कि आप जो है अपने HR से मिलिए। तो चूँकि इंडिया टीवी में मैंने बहुत लंबा वक्त गुजारा था, उसके सुख में, दुख में, अच्छे बुरे सब में मैं खड़ा था। तो मैं जब HR में मिलने गया तो मुझे बताया कि आपको इस्तीफ़ा देना है। ये इस्तीफ़ा मेरे ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि जहाँ मैंने इतने साल गुजारे हैं वहाँ से मैं नौकरी अपने छोड़ दूँगा और मेरी ज़िंदगी जो है आगे कहीं और कैसे जाएगी, मैं उस बारे में सोच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि पूरी ज़िंदगी नौकरी की थी, पत्रकारिता के अलावा कोई दूसरा काम आता नहीं था, तो मैं और कुछ नहीं कर सकता था। इस घटना के बाद वही हुआ जहां अरविंद चतुर्वेदी को आज पहुंचना था। उस समय अरविंद के सामने सिर्फ अंधेरा था और उन अंधेरों के साथ पैदा हुई एक जिद और फिर शुरू हो गई एक तलाश खुद को ढूंढने की। मैं इस्तीफ़ा दे के वहाँ की सीढ़ियों से उतर रहा था तो मेरे मन में एक अजीब सा एक विचार आया और एक प्रण लिया मैंने। सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने प्रण लिया कि मुझे भी हमारे प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाना है और वो माध्यम बनेगी मेरी किताब। मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज़ लिखूँगा, कुछ ऐसा काम करूँगा जो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पहुँचाने का काम। लगभग 4 साल तक उन्होंने भारत की अलग अलग शहरों में घूमकर उन सभी लोगों से मुलाकात की जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी थे या फिर उनको बचपन से जानते थे। प्रधानमंत्री जी पर काफी अध्ययन करने के बाद अरविंद की किताब द रियल मोदी लोगों के बीच आई, जो बेहद चर्चित रही। अरविंद चतुर्वेदी हमेशा कुछ अलग और हटकर काम करने की कोशिश में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री पर उनकी लिखी गई किताब द रियल मोदी इसी की एक बानगी है। ये पुस्तक बड़े प्रकाशक ब्लूम्सबरी ने प्रकाशित की है। अरविंद की लिखी किताब द रियल मोदी अब तक 3 भाषाओं में आ चुकी है। उस नौकरी को छोड़ने के बाद मैंने अपने आप को 6 महीने के लिए कमरे में बंद किया। पूरे देश और दुनिया में जितनी किताबें लिखी गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी पे, मैंने वो सारी पढ़ डाली और पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि बहुत सारी किताबें तकरीबन उस समय तक प्रधानमंत्री जी पे लिखी जा चुकी थी, लेकिन उनके ह्यूमन एंगल के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके अध्यापकों के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में, वो कैसा खाना खाते हैं, उनको क्या पहनना अच्छा लगता है, किस तरह की फिल्में देखना वो पसंद करते हैं, उनके RSS में जब उन्होंने अपनी शुरुआत की थी तो ज़िंदगी आखिर कैसी रही होगी, आपातकाल में उन्होंने इतना शानदार काम किया है जो दुनिया नहीं जानती थी। इन सारी बातों का जब मैंने निचोड़ निकाला तो फिर मैंने
द रियल मोदी जो किताब है सामने पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों लोग देखें उसको। ये उसका हिंदी वर्ज़न है और ये अंग्रेज़ी वर्ज़न है। 2018 में ये किताब आई और ये किताब जो है अंग्रेज़ी वाली 2021 में आई। द रियल मोदी की सक्सेस के बाद उनकी दूसरी किताब मोदी का बनारस बहुत जल्द ही लोगों के बीच में आने वाली है। नरेंद्र भाई समूह का काम कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल काम लेके जाएंगे तो शायद वो आपको मना कर देंगे। ये बहुत बड़ा गुण है उनका। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया गलत बात को स्वीकार नहीं करते, चाहे कोई हो, चाहे उनका कितना बड़ा भी नुकसान हो जाए। ये भी मैंने देखा है न जाने कितनी बार। तो ये बहुत बड़ा गुण है और मैं समझता हूँ कि ऐसे विलक्षण व्यक्ति के बारे में लिखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और अभी जो हम अपनी नई किताब मोदी का बनारस लेके आ रहे हैं उसमें हम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुजरात से जो यात्रा शुरू हुई थी वो बनारस कैसे आई थी, उस हम यात्रा के बारे में विस्तार से उसमें बताएंगे। और बदलता हुआ बनारस को भी हम दिखाएंगे कि बनारस कैसे बदल गया। ऐसा नहीं कि इसके पहले जो नेता बनारस से सांसद हुए रहे होंगे, मंत्री हुए रहे होंगे, उन्होंने काम नहीं किया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने पत्थर लगवाए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने उद्घाटन किए होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो पूरे बनारस को बदल दिया और पूरी दुनिया बनारस को देख रही है। बाबा विश्वनाथ उसके उदाहरण है। बाबा विश्वनाथ जो कि इतने सारे झंझावत में जूझ रहे थे, आज उनका आप देखिए, उनका कॉरिडोर देखिए, लोग देखते रह जाते हैं। और वो भी उस समय जब कोरोना काल था। आप सोचिए कितने हजारों मजदूरों को वहाँ पे जो है रोजगार दिया गया, उनको खाना दिया गया। अगर वो जाते तो कहाँ जाते हो। और आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी सब कुछ एक साथ नहीं खोलते हैं, इंतज़ार करवाते हैं। और इंतज़ार करवा के जब लोगों के सामने आते हैं तो लोग विस्मित हो जाते हैं। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर शायद कुछ ऐसा ही है जिन्होंने पूरी दुनिया को विस्मित कर दिया। तो अभी हम आने वाले समय में और भी बड़े बड़ी चीज़ों को होते हुए देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं इस देश में, जिसको दुनिया देखे। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करने के बाद अरविंद आज भी शुद्ध ठेठ गवई जीवन जीते हैं। आज भी अरविंद जब कभी फुर्सत में होते हैं तो अपने गांव जाना पसंद करते हैं। वहां लोगों से मिलना, उनके सुख दुख को बांटना उनके व्यक्तित्व का प्रमुख हिस्सा है। अरविंद चतुर्वेदी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि अरविंद चतुर्वेदी आज जिस ऊंचाई पर हैं, वहां तक का सफर उन्होंने अपनी मेहनत से तय किया है। अरविंद चतुर्वेदी एक शानदार पत्रकार होने के साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। इसलिए अरविंद चतुर्वेदी के बारे में कहा जाता है कि जो भी उनसे मिला उनका होकर रह गया। अरविंद चतुर्वेदी जी को लगभग मैं 20 वर्षों से ज़्यादा समय से लगभग जान रहा हूँ। जो उनके साथ मैंने काम तो नहीं किया है, लेकिन स्टार्टिंग उन्हीं के द्वारा किया गया। जो है मेरा कैरियर उन्होंने ही जो है पहले स्टार्ट करवाया। पहले मैं जो जब उनसे जो मिला पहली बार, तो हमको लगा ही नहीं कि मतलब अरविंद जिससे मैं पहली बार मिला एक बड़े भाई के हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने हमको व्यवहार दिया। मैं दिल्ली में पहली बार गया, दिल्ली में उन्होंने जो हमको कई मीडिया संस्थानों से में जाके मिलवाया, वहाँ पे बातचीत करवाया। फिर मेरा स्टार्टिंग जो है BAG से उन्होंने करवाया। तो मैं अरविंद जी को जो है लंबे समय से जान रहा हूँ। उनके पत्रकारिता को भी मैंने देखा है, बहुत स्ट्रांग पत्रकारिता उन्होंने दिल्ली से शुरुआत किया, फिर लखनऊ में भी उनको देखा है। जिस तरीके से बोलते हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, और जिस तरीके से मतलब जो मैंने कहते हैं कि ना एक पत्रकार के लिए जो मतलब जो बेबाकी से रखना और निर्भीक होकर जो पत्रकारिता करना, वे उनमें झलक देखने को मिलती है। उनसे काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा भी है। दूसरा कि अरविंद चतुर्वेदी जी के सबसे जो अच्छी जो वे बात है कि वे जूनियर को, जो अपने उनके छोटे भाई जो उनसे कुछ सीखना चाहते हैं या जो उनसे जो बातचीत करके मतलब कुछ मदद लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सरल हैं। वे कभी लगता ही नहीं कि इतने ऊंचे पद पे जाने के बाद भी वे इतनी सरलता से जिस तरह से बात करते हैं, कभी लगता ही नहीं कि इतने बड़े ऊंचे पद पे वे हैं, कैसे हम बात करें। अपने में खुद झिझक होती है, लेकिन उनसे जब बातचीत करने का भी होता है, अवसर मिलता है, तो लगता ही नहीं कि उनसे बात जो है ख़त्म करूँ। जहाँ तक रियल मोदी की बात है, तो रियल मोदी उनकी किताब हमने पढ़ा है। निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग ऐसे मीडिया में जो हम लोग देखते हैं या जो अखबारों के माध्यम से जो जानकारी मिलता है, वो तो सीमित है। इसके अलावा जो रियल मोदी में जो उन्होंने लिखा है, जिस तरह से लेख लिखा,
कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कभी मतलब जान ही नहीं पाते थे, या उनका जो जानने का अवसर हमको मिला है, बी आर बिंद जी के किताब से मिला है, तो निश्चित तौर पे काफ़ी सराहनीय काम किया है। और उनकी जो प्रेरणा है, जो उनकी लेखनी है, वे उसमें झलकती भी है। आगामी दिनों में जो मोदी जी के नाम पे एक मोदी का बनारस जो आने जा रही है, तो निश्चित तौर पे हम काफ़ी उत्साहित हैं कि उसमें क्या मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें जो मोदी जी के बारे में हम नहीं जानते, वो भी जानने का हमको मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पे हम शुभकामना तो नहीं कर सकते, लेकिन अरविंद जी के लिए जो है हम यही कर सकते हैं कि सर आप बहुत ग्रेट हैं, और आगे आप इसी तरह हमारी जो है प्रेरणा बने रहें, और आगे इस तरह से हम लोग का मार्गदर्शन भी करते रहें, और आगे इस तरह ऊंचाइयों को आप छूते रहें।